हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर जो युवाओं की जनसंख्या है वो एक प्रमुख स्थान रखती है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि विश्व भर में और ख़ासकर हमारे देश में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रही हैं, उनमें युवाओं की क्या भूमिका है और इस बदलाव को वे किस तरीके से देखते हैं, उसे समझा जाए। हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसकी यह कोशिश है कि हर जो पॉलिसीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समाज में जो कुछ गंभीर समस्याएं हैं, आईटी के सेक्टर में जो हमें तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रही है, इन बदलाव को जो यूथ है वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ पे इन चेंजेस का अफेक्ट होगा, ये सब हम अपने इस कार्यक्रम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास प्रोग्राम कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज कैंपस के इस खास कड़ी में हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में। वर्ष 2020 में हमारे देश में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लाई गई। इस शिक्षा नीति को लाने के पीछे जो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, उसमें से एक ये था कि बच्चों को, हमारे देश के जो सारे बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही यूएन द्वारा जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, उनमें से जो हमारा चौथा गोल है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन से हर किसी को जोड़ा जा सके, ये भी एक कोशिश हम लेके चल रहे हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक हम हमारे देश के सारे जो बच्चे हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन से कनेक्ट कर सकें। 21st सेंचुरी की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे देश में लाई गई है। क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी है आज के वक्त में, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हम वीसी सर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वाइस चांसलर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी की क्या महत्वता है। ये जो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रहा है, स्पेस की बात हो रहा है, वाटर क्राइसिस की बात हो रहा है, क्लीन एनर्जी की बात हो रहा है, ये सारे मुद्दे ये नॉलेज बेस्ड हैं, ये सारे नॉलेज बेस्ड। तो नॉलेज बेस्ड में जो वर्कफोर्स की ज़रूरत होगा, मे बी नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड एज ए लार्ज, बिकॉज वी आर ए नेशन ऑफ यंग पर्सनस, तो वो एक्चुअली फिर हम सप्लाई भी कर पाएंगे सारा विश्व को। इसीलिए जो वर्कफोर्स की तैयारी होगा, ये ट्रेडिशनली वर्कफोर्स नहीं चाहिए। अब फ्यूचर में कैसे ये बदलाव तो चलता रहेगा, तो इसी वर्कफोर्स को उस दिशा में कैसे लेके जाना है, ये फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड है। तो उस दिशा में बहुत चाहिए कि नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन उसमें वैल्यूज़ भी चाहिए। तो इसीलिए भारतवर्ष भी चाहता है कि हम बनाएं, कॉम्पिटेंट लोग भी बनाएं। तो बहुत सारे विश्व भर में स्किल्ड वर्कफोर्स को बना के देंगे जो फ्यूचर का रिक्वायरमेंट होगा। यू डो नॉट नो द 5 years 10 years डाउन द जॉब प्रोफाइल चेंजेस। 5 साल पहले जो जॉब करते थे, आज ये जॉब की ज़रूरत नहीं, जॉब प्रोफाइल चेंजेस। तो इसके लिए तो पढ़ाई में भी आपको कोर्स कंटेंट चेंज करना पड़ता है। आपको डिजिटल सारे जो मुद्दे जा रहे हैं थोड़ा बहुत, इस आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो देन अगेन। तो इसके लिए जो रिसर्च चल रहा है, हम भी उस रिसर्च को करें और वर्कफोर्स के भी बढ़ाएं। दोनों चीज़, हम भी अपने पेटेंट कॉपीराइट भी बढ़ाएं और अपने वर्कफोर्स को भी बढ़ाने लगेंगे। तो उसके दिशा में काम, यही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इस दिशा में एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इस शिक्षा नीति पे खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच किया जाए, उन्हें फ्रेंडली रखा जाए, ताकि बच्चे बेझिझक होकर उनके जो डाउट्स हैं या फिर जो उनकी समस्याएं हैं वो उसका हल बाहर ढूंढने के बजाय शिक्षक से ही उसका हल जान पाएँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir.
Are you okay? Yes, sir. Okay. So we are all ready to go to the schools for school internship. Okay? For 4 weeks. कितने के लिए? 4 weeks. इस 4 weeks में हम लोग क्या करेंगे? एक इफेक्टिव टीचर को बिल्टअप करने का प्रयास करते हैं. उसके लिए 2 तरह के इंटर्नशिप होंगे. पहला तो 4 सप्ताह के लिए है ना, जो सेमेस्टर 2 में आप लोग करते हैं. 4 सप्ताह में हम क्या क्या करेंगे? एक को बताएं क्या करेंगे? जी, आप क्या करेंगे? स्कूल ऑब्जर्वेशन करेंगे. स्कूल एक्टिविटीज़, स्कूल में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ होता है, जैसे असेंबली भी उसका एक पार्ट है. असेंबली क्यों करते हैं, इन सब का विजन भी हमें लिखना पड़ता है. ठीक है. दूसरी बात, को करिकुलर एक्टिविटीज़. वहाँ पे कितने प्रकार के को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रावधान है. क्या कबड्डी होता है, खेल होता है, इंडोर गेम्स होता है, आउटडोर गेम्स होता है कि नहीं होता है कि नहीं. मतलब कि एक स्कॉलास्टिक एबिलिटी को डेवलप करने के साथ साथ हमारे साथ क्या होना चाहिए, को स्कॉलास्टिक एबिलिटी है कि नहीं. उसके कुछ एग्जाम्पल बताइए. और क्या क्या हो सकता है वहाँ पे? ड्रामा हो सकता है, और म्यूजिक भी हो सकता है, क्राफ्ट भी हो सकता है, आर्टिस्ट का भी वर्क हो सकता है. ठीक है. योगा भी हो सकता है. ठीक है. ओके. और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है, जितने प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करते हैं. जैसे किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड होता है? अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, सैलरीज का होता है, उसका एक्सपेंडिचर का होता है. ठीक है. उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको भी ऑब्जर्वेशन करनी है. ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल क्या है, कोई बताएं? ब्लैक बोर्ड वर्क स्किल. ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे किस हाथ से लिखना है, किस हाथ से डस्टर पकड़ना है, और कैसे अपना पोज देना है, अपना स्टिमुलस और वेरिएशन. तो आप कैसे डस्टर, किन चीज़ों को पहले मिटाते हैं, किस चीज़ों को क्या करते हैं? पहले ऊपर की चीज़ें हम मिटाते हैं, फिर नीचे वाला चीज़ें मिटाते हैं. बच्चों को पूछ करके कि आप लिख लिए हैं या नहीं लिखे हैं, और उसके बाद हम लिखने समय कुछ बोलना भी है कि आप चुपचाप लिखते हैं? लिखने समय बोलते रहना है. हम अभी बीएड डिपार्टमेंट के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं. 5+3 में अब क्या है, फाउंडेशन स्टेज जो है, अब यहाँ पे बच्चों को इसके थ्रू बच्चों को फोर्स नहीं किया जाएगा इसको लिए. अर्लियर क्या होता था कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू गो स्कूल, आपको स्कूल जाना है करके. अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चों का जो पूरा प्ले वे सिस्टम से पढ़ाया जाएगा. उनको जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे दी जाएगी, जो हम लोग काफ़ी दिनों से बात करते हैं, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं कर पा रहे थे. सो एक ये बात होगी, और बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दैट अब धीरे धीरे इससे क्या होगा, ग्रेजुअली वो उनको ना से स्कूल जाना उनको अच्छा लगेगा. जैसे कि बच्चे पार्क में जाना जैसे उनको बहुत पसंद होता है, खेलना उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए. तो वो जो हम प्ले वे मेथड से इनको धीरे धीरे जो पढ़ाएंगे, जो फाउंडेशन स्टेज जो है, उसमें उनको हम ये सिखाएंगे कि स्कूल से कैसे अटैच होना है, लर्निंग प्रोसेस से उनको हम फेमिलियर करवाएंगे. उसके बाद जो स्टेज आ रहा है, दैट इज़ प्रिपरेटरी स्टेज, वहाँ पे हम धीरे धीरे उनको फ्लो असेसमेंट प्रोसेस और ये सब लेके जाएंगे. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं 6 to 8 वाला, वहाँ पे हम जो वोकेशनल स्टडी भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं. अभी क्या हो रहा है, 9, 10 और 11, 12 खासकर मैं स्टेट बोर्ड के बात बोल रही हूँ, अलग कर दिया गया. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 9 का कोई अहमियत है ही नहीं, तो 9 को छोड़ देते हैं स्टेप 10, या फिर 11 को छोड़ देते हैं स्टेप 12. पर ये 9 to 12 अगर एक इंटीग्रेटेड वे में, जैसे यहाँ पे बोला गया है, ये अगर किया जाएगा, तो एक तो सेमेस्टर सिस्टम का जो बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस हर किसी को कवर करना ही है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस क्लास में पढ़ूंगी, इस क्लास में नहीं पढ़ूंगी. और दूसरी बात जो मेरा सबसे अच्छा लगा ये पॉलिसी में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर जो भी बात किया गया है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अलग सा पॉलिसी भी इससे पहले आया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखी हूँ कि थोड़ा इंक्लूसिव को लेकर रिजिडिटी है, ये सोच के कि सिर्फ ये डिसेबिलिटी या स्पेशल जो चिल्ड्रन है इनको लेकर बात किया जाता है. लेकिन यहाँ पे अलग से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में इकोनॉमिक, सोशल, सारे इवन जेंडर, सारे मार्जिनलाइजेशन, प्रांतिकीकरण जो है, सबके बारे में बात किया गया है. इवन ट्रांसजेंडर को भी अलग दरवाज़ा दिया गया है. हम लोग देखते हैं कि 6 to 8 में ही ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है. 6 to 8 में बच्चे पढ़ते हैं, एनरोलमेंट तो करते हैं, मगर वहाँ पे ड्यू टू पॉवर्टी
उसके ड्यू टू पॉवर्टी की वजह से, स्पेशली मैं ये ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? वहाँ पे ना ये एज में बच्चे अपने सब्जेक्ट को समझना स्टार्ट कर देते हैं, मगर वहाँ पे उनका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स लोग उनको अफोर्ड कर नहीं पाते हैं और वहाँ वो लोग छोड़ देते। तो अगर यही एज में अगर उन लोग किसी ना किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में अगर उन लोग घुस जाते हैं तो अपना लाइवलीहुड चलाने में ये इजी होता है। वेयरएज़ पहले ये होता था कि क्लास 10 या क्लास 12 के बाद में ही उन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते थे, मगर अभी क्लास 8 से ही अगर ये किया जाएगा तो ये बहुत ही उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस NEP के ऊपर एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग जानते हो एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का मतलब क्या है। मतलब क्या है? जो माता जो पिता हर टाइम काम करता है सारा दिन, बात उसको चाइल्ड के बा उसका मतलब शिशुधर के टाइम नहीं दे पाता है ज़्यादातर टाइम, बट इस एडल्ट एजुकेशन के थ्रू और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन थ्रू जो माता दूसरे एरिया में जो काम करते हैं उसको टाइम मिलेगा एक पर्टिकुलर स्टेज में, जो हम लोग भी कोई शिक्षित हो उसी विषय में, जो उस लोग माता का वो चाइल्ड के ऊपर मतलब वो उधर का चाइल्ड के ऊपर बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसा झारखंड में जैसा बहुत सारा अभी मैं देख रहा था प्रैक्टिकली, बहुत सारा माता या और उसका थोड़ा चिल्ड्रेन बहुत छोटा मतलब 5 years 6 years 7 years, दे आर ट्रैवलिंग and they are working in the other industry in the bazaar. They are not enough time to give child to their times. This education के थ्रू NEP 2020 के थ्रू उस माता पिता का बहुत अच्छा समय मिल सकता है, जो वो लोग भी शिक्षित हो सकता है। कि ये जो पॉलिसी है इसमें टीचर्स को बीएड के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाएगा? इस शिक्षा नीति के हिसाब से हमने क्या किया है, अपने करिकुलम में भी काफ़ी बदलाव हम लोग कर रहे हैं और इसमें कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड करी हैं सिलेबस में हम बहुत सारे अपने लोकल नीड्स के हिसाब से, पहले क्या होता था हम फेस्टिवल्स जैसे जो मेन फेस्टिवल्स हैं हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अब हम जो बच्चे लोकल हैं यहाँ के लोकल वातावरण को जाने उसके हिसाब से फेस्टिवल सेलिब्रेशन वगैरह की एक्टिविटी को करिकुलर में डाल रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं यहाँ के, जो हम एक्शन रिसर्च वगैरह जो प्रोजेक्ट्स हम देते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ झारखंड के ही बच्चे नहीं हैं, उड़ीसा के या देश भर के अन्य राज्यों से भी बच्चे आते हैं। तो हम लोग ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों को अपने सिलेबस में हमने डाला है, जो बच्चे जिससे बच्चे यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे अवगत हों, यहाँ की भूमि से अवगत हों, यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो ट्रेडिशन है उससे अवगत हो। तो ये सब हम बदलाव अपने पाठ्यक्रम में कर रहे हैं और कई सारी हमारी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो शिक्षकों को सुदृढ़ बनाएंगी नई शिक्षा नीति को अपनाने में और उसको सही रूप से संचालित करने में। उतरते चंद्र समान। तो फिर चलो हम लोग भी महाराज के पास चले। ठीक है, चलो। पांडुपुत्रों के साथ विनिष्ट करके उनके अनुयायियों के साथ सुरसुरों द्वारा मंदर पर्वत से मुक्त अपने शरीर को समुद्र के जल में धीरे धीरे खींचते हुए भीम की गदा में प्रविष्ट होकर चल रही थी युद्ध की अभिलाषी। इस पॉलिसी में इस बारे में भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से अर्ली स्टेज से ही हम बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। साइंस जो होता है वो बिना प्रैक्टिकल में साइंस पढ़ना जैसे आप कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा।
हाँ, इसके लिए एक दिक्कत है, हम लोग को लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगुमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, टीचर लोग को रिफ्रेशर कोर्स करे कि ओरिएंटेशन कोर्स करे, उन लोगों का नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा। हो सकता है तो अभी यूनिवर्सिटी सिस्टम को अभी इसको जिम्मेदारी दिया गया है, यूनिवर्सिटी स्कूल अपना इंटर एकेडमिया रिलेशनशिप रख करके यूनिवर्सिटी टीचर भी जा करके स्कूल में कुछ देर पढ़ा भी सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का जो लैबोरेटरी है, अच्छा कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो लैबोरेटरी है, स्कूल के बच्चे भी मैकेनिज्म डेवलप करके जिसमें वो लोग भी आ करके इधर अपना थोड़ा देख सकते हैं कैसे प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग फॉर ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। हम लोगों को आज नहीं तो कल एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को जाना पड़ेगा, अपना नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, और ऑल इज अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ द एकेडमिक एंड रिसर्च स्टैंडर्ड। ओके, और इसके लिए यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, जो मैं समझ रहा हूँ। और अभी जो प्रैक्टिकल स्कूल में किया जाता है, बहुत सारे स्कूल में आपका मानकर चलिए, झारखंड में आप देखेंगे, हम भी विजिट किए बहुत सारे स्कूल को, कॉलेज को। प्रैक्टिकल थोड़ा हम लोग को ज़्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा और टीचर का स्ट्रेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस सिस्टम। और अगर हम ये सब कर पाएंगे, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो दिशा है, उस दिशा में हम आराम से जा सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट बाय 2030 विल बी एट ए वेरी बेस्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड। गौरव एक बार फिर से रेट मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आईटी पर खास तौर से ध्यान दिया गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है। सबसे बड़ी बात कि जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा था, ये डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारे देश को नॉलेज इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसके बारे में बृहद जानकारी दी गई है। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे हर विद्यार्थी को दूर दूर तक, गांव के शहर में सभी को मुहैया हो सके। और कुछ चैलेंजेस भी इसमें चैप्टर 24 में कहे गए हैं कि भाई देखिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात है। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटरनेट की सुविधा, तो भारत सरकार के लिए चैलेंज है कि हम इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएं, और ताकि हम किसी भी एक बच्चे को गांव के किसी भी कोने में बैठा हो ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें। उस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि हम एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाएंगे। डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है तो वो घर बैठे बैठे कि दुनिया की किसी लाइब्रेरी को एक्सेस करता है, तो भारत सरकार की खुद की डिपॉजिटरी हो, ताकि किसी कोर्स में ऑनलाइन बैठे से मूक, स्वयं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बच्चा अपना एजुकेशन कैरी कर सके। अब हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आ चुके हैं और यहाँ जो स्कॉलर्स हैं और जो शिक्षक मौजूद हैं, उनकी क्या कुछ जनरल ओपिनियन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हर साल छात्र एग्ज़िट कर सकते हैं और अन्य यूनिवर्सिटी में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि हर विषयों में छात्र अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स में अभी आप हैं यहाँ पे, तो कॉमर्स के बच्चों को साथ में साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साथ में म्यूज़िक ले सकते हैं, साथ में क्रेडिट चूज़ करना उनके ऊपर है। कुछ कोर कोर्सेज़ के क्रेडिट होंगे, बट मेजॉरिटी क्रेडिट 50% क्रेडिट जो होंगे दूसरे डिपार्टमेंट से, अन्य डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट जो है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से एक साथ 2 डिग्री भी कर सकता है। वो चाहे तो हायर एजुकेशन में जो है वो 2 डिग्री भी एक साथ ले सकता है।
हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको लेकर इनकी क्या राय है। क्लास 6 में जो भी सब्जेक्टिव कोर्सेज़ के अलावा टेक्निकल कोर्सेज़ को भी ऐड किया गया है, जैसे कि कोडिंग और इंटर्नशिप्स, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो रिसर्च करने के पहले मैंने बीएड किया 2 साल का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ ही 4 ईयर में आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का 1 ईयर बच जाएगा, जो कि मेरा एक ईयर इस एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले नुकसान हो चुका। मिडिल स्टेज में कुछ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, चाइनीज़, फ्रेंच, जापानीज़, ऐसे लैंग्वेज को जो बच्चों को सिखाया जाएगा। ये बहुत प्लस पॉइंट है जो फर्दर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स के। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ जो स्टेट्स के अपने लैंग्वेज हैं और लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी जगह दी जा रही है। और ये भाषाएं भी बहुतों की मातृभाषाएं हैं और इनके द्वारा भी बच्चों का बहुमुखी विकास होने की संभावना दिखती है। पहले तो नॉलेज एनहांसमेंट के बारे में ही बात हो रही थी, बट इसके एनईपी 2020 के तहत ये होगा कि बहुत स्किल एनहांसमेंट के बारे में बात होगी, तो जो कि स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल। बैचलर डिग्री के लिए 4 इयर्स का कोर्सेज किया गया है एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हो सकता है। यू कैन चूज़ योर एनी सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री एंड दैट विल बी ए बेनिफिशियल थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट टू बैचलर डिग्री एमफिल जो है मास्टर ऑफ फिलोसफी, उसको इरेडिकेट किया गया है, अबोलिश किया गया है। जो भी रिसर्च करेंगे डायरेक्टली दे कैन डू पीएचडी। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसे यूनिवर्सिटी में जब हम इम्प्लीमेंट करने की अगर बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है? जो रिक्वायरमेंट होता है कि आपका एकेडमिक काउंसिल में, आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये सारे जो स्टैट्यूटरी जो क्लियरेंसेस हैं वो कब से हो गया है? 1 साल पहले हुआ है, तो इसको 1 साल नहीं, मे बी 8 और 9 मंथ्स बैक ये हो गया है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के ऊपर अभी चल रहा है, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है सब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो इंस्टीट्यूशंस को अभी यूजीसी गाइडलाइन बना रहा है। यूजीसी का जो एक पॉलिसी बना, क्योंकि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जब भी बनेगा, अब कटिंग एज रिसर्च के बारे में मैं जो चीज़ कहा आपको, दैट इज़ ऑल कटिंग एज रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखना पड़ेगा कि सोशल इम्पैक्ट क्या है, आपको पॉलिसी मेकिंग में कितना काम आता है, पॉलिसी ऑप्शंस बनाने के लिए। तो वो जो अप्लीकेबिलिटी रहता है रिसर्च का, उसी दिशा में काम करने के लिए अगर रिसर्च का एक एम्बियंस बनाया नहीं जाएगा, एक रिसर्च का कल्चर नहीं बनेगा, तब तक नहीं होगा। तो कल्चर बनेगा कि अगर आप वही, जैसे मैंने कहा कि कोलैबोरेशन, आप देखिए हम अच्छे लोगों को अभी हम बुलाए थे, जो जिनको अब लाइफ साइंस में पद्मश्री मिला है, प्रोफेसर AP दास, वो आए थे। तो ऐसे लोगों को हम मेंटर यहाँ थोड़े साइंस में ढूंढ रहे हैं, जो भटनागर एवार्डी हैं या इंडियन साइंस एकेडमी के भी कोई रहे हैं लर्नेड, तो इनको चाहते हैं कि हमारे पास जो यंग पूल ऑफ जो टैलेंट है, रिसर्चर्स हैं, उनको थोड़ा गाइड करें, उनको थोड़ा मेंटरिंग करें। बाकी रहा कि R&D सेल के व्यतीत ये जो स्किल और इसके, तो इसलिए हम निस्बड़ के साथ एग्रीमेंट भी किए हैं। निस्बड़ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेस, इसके लिए तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट भी हमारा है। उसके बावजूद हमने फिर MOU किया है नाइजर भुवनेश्वर के साथ कि हमारा रिसर्चर, हमारे स्टूडेंट अच्छे लैबोरेटरी को एक्सपोजर रहे। इवन धनबाद के साथ भी हमारा MOU हो गया है, तो उनका लैबोरेटरी भी वो ओपन कर दिया है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे रिसर्चर्स के लिए। सो कोलैबोरेटिव रिसर्च भी यहाँ चलेगा। इस पॉलिसी में खासकर इस बात पे जोर दी गई है कि हम इस तरीके से स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को शिक्षा देंगे कि उन्हें कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें बाहर जाकर उस ज्ञान को ढूंढना ना पड़े। क्या कितना अचीवेबल है हमारे लिए टारगेट, और क्या कुछ मुख्य वजह है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ रुख करते हैं? पढ़ाया जब जाता था, ये कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, वो अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं हो पा रहा था। मैंने आप बताइए कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड,
आपको सिर्फ पढ़ना है मार्क रखने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न चाहिए आपको 90% मार्क चाहिए। सो यू रीड बिटवीन द लाइन्स, डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, आप समझे नहीं समझे उनका फंडामेंटल आपका अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। आप पढ़ते हो 90% मार्क भी रख लेते हो, लेकिन बिटवीन द लाइन्स यू हैव रेड इन नॉट इन डिटेल्स। जो देखिए यही होता है कि जो बच्चा देखिए सक्सेसफुल ज़्यादातर बहुत देखिए जो मातृभाषा में पढ़े हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग अच्छा बन जाता है उनका, वो डिटेल पढ़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, घर आके फिर मातृभाषा में बात करता है, अपना थिंकिंग मातृभाषा में रखता है, लेकिन अपियर करता है अंग्रेजी में, हर एक चीज़ अंग्रेजी में स्कूल जाके बोलता है। पेरेंट्स को भी वही समझना चाहिए कि इनका जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, तो आज तो इसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है बच्चों का, डिटेल्स पढ़ाई होता है, तो एंट्रांस में जो एग्ज़ामिनेशन देता है वहाँ सक्सेसफुल होगा। कोचिंग सेंटर इसीलिए चला कि स्कूल में तो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड एग्ज़ामिनेशन है, पढ़ाई है, और यहाँ एंट्रेंस जो है इसके लिए कोचिंग चाहिए। कई बार जब हमारे देश में कोई नई नीति लाई जाती है या कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जिस गंभीरता से युवाओं को उन प्रोग्राम्स को लेने की ज़रूरत है, हम कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इस प्रोग्राम में हमारे लिए, हमारी ज़रूरत के लिए कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये कड़ी थी, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं, उसको एड्रेस करने में हम सफल रहे हों। जो यूथ हैं, उनकी जो ओपिनियंस हैं, जो प्रोफेसर्स की जो ओपिनियंस हैं, उन ओपिनियंस ने आपको इस नीति को समझने में मदद की हो। इसी के साथ मुझे निधि कुमारी और दूरदर्शन की जो हमारी पूरी टीम है उसे दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे कैंपस की अगली कड़ी में एक अलग कैंपस में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।